दोस्तों, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में मिलने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन का एक ही सोर्स है और वो है लाइट। लाइट या फिर यूं कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मैसेंजर है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आने वाले मैसेजेस को हम पढ़ते हैं और अपने इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस यूनिवर्स में ऐसे ही घूमती रहेगी। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो इन इंटरेक्शंस की हम स्टडी करते हैं और इस स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट और मैटर का इंटरेक्शन जीवन चलाने वाली इंटरेक्शंस हैं। जैसे आप देखिए, प्लांट पर लाइट का गिरना, प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। इसी तरह से फिजिक्स में आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि एक लाइट मैटर इंटरेक्शन है, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला है। उनको फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कुछ नहीं मिला, इसके लिए मिला है। लाइट और मैटर का इंटरेक्शन यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जो कि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल का मेजरमेंट, डायपोल मोमेंट मेजरमेंट, बहुत सारी चीज़ें। बायो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, इन सारे का स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें लाइट मैटर इंटरेक्शन से ही तो हमें मिल रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं न्यूटन व्हील। अगर आप इसको तेज़ी से रोटेट करो तो इसमें जो 7 कलर्स हैं वो आपको रोटेशन के बाद वाइट नज़र आने लगेंगे। इसका मतलब वाइट लाइट इन 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। तो अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, अगर मैं वाइट लाइट लूँ, वाइट लाइट हमारे पास कहाँ से आएगी? तो यूनिवर्स में जो काफ़ी डिस्टेंस पर स्टार्स मौजूद होते हैं वो वाइट लाइट को इमिट करते हैं और इस वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास कराते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। हम उस वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं और फिर इन कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं और ये जो स्टडी करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे यहाँ पर आप स्पेक्ट्रोमीटर की इस इमेज को देख सकते हो, इसमें एक लैंप है और लैंप से आने वाली लाइट की हम स्टडी कर रहे हैं। खैर, इसको अभी हम पूरे डिटेल में जानेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ जिसको आपने कई बार देखा होगा। दरअसल किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं और फोटोन के पास मास नहीं होता लेकिन उसके पास एनर्जी होती है। अब उसके पास मास नहीं है लेकिन फिर भी एनर्जी है, तो उसकी वो एनर्जी छुपी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी में, जिसका फॉर्मूला होता है E=hν। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इस फॉर्मूले को जरूर देखा होगा। तो इस एनर्जी को आप अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और ऐसे ही कई सारी यूनिट। तो अभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन, जिसमें हमारे पूरे यूनिवर्स के कलर्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्स रेज और गामा रेज। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस रीजन की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है तो इसकी एनर्जी भी कम है। और आप स्पेक्ट्रम में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम गामा रेज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो गामा रेज रीजन में जो फोटोन्स होंगे वो काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होंगे। पर अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर हम इन फोटोन्स को या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका आंसर हमको काफ़ी फेमस फिजिसिस्ट ने दिया जिनको कहा जाता है मैक्सवेल। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैक्सवेल ने हमको दिया था। तो पहला तरीका ये है कि जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। और दूसरा तरीका हमको नील बोर ने बताया था। नील बोर ने हमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी उनको कहीं से भी मिल सकती है, लाइक फोटोन से, टेम्परेचर की वजह से। तो जब उनको वो एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होते हैं और हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। उनको एक क्वांटम जंप मिलता है, लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो अनस्टेबल फील करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करके वापस से लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। वो अलग अलग प्रकार के फोटोन अलग अलग कलर के फोटॉन्स को रेडिएट करते हैं।
तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। इसी प्रिंसिपल पर हमारे पास जितने भी लेजर्स हैं वो काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन अगर पहले वाले तरीके से हुआ होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से, देन इस केस में हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें तमाम किस्म की कंटिन्यूस रेडिएशन होगी और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन क्वांटम जंप की वजह से हुआ होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हुआ होगा, तो इस केस में हमको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के होते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अभी हम केमिस्ट्री को दो एरा में देखते हैं, एक बार कन्वेंशनली और एक बार मॉडर्न तरीके से। हमें कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं और उन सैंपल का हमें स्टडी करना है, उसके बारे में बहुत सारे डाटा इकट्ठे करने हैं। तो कन्वेंशनली हम लोग क्या करते थे, सैंपल के ऊपर सीरीज ऑफ रिएक्शंस लगाते थे, जिसके बाद उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पैसा वगैरह खर्च हो जाते थे। सैंपल जो लेते थे वो सैंपल बर्बाद हो जाते थे, क्योंकि रिएक्शन कराने के बाद वो सैंपल गायब हो जाता था, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता था। बट प्रेजेंट डे में हम लोग एक नया टेक्निक यूज करते हैं जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, और ये बहुत आसान है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, सैंपल के ऊपर रेडिएशंस गिराने होते हैं, कुछ ग्राफ रिकॉर्ड होते हैं, उस ग्राफ को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम सैंपल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बता पाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो स्पेक्ट्रा हमको मिल रहे हैं उनका यूज़ क्या है। तो दरअसल इनका यूज़ ये है कि जब भी हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोप से काफ़ी दूर मौजूद किसी तारे के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमको उनके स्पेक्ट्रम में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है उस स्टार के बारे में। जैसे आप इस चार्ट को देख सकते हो, अगर उस स्टार के स्पेक्ट्रम में ये रेडिएशन हो तो हमको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि माइक्रोवेव रीजन हमको हाइपर फाइन ट्रांजिशन के बारे में बताता है, इंफ्रारेड रीजन मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन के बारे में बताता है, गामा रेंज न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स के बारे में बताती है। तो मतलब अगर किसी तारे के स्पेक्ट्रा में हमको गामा रेस इमिट होती हुई दिख रही हैं तो उस स्पेक्ट्रा की मदद से हम उस स्टार के न्यूक्लियर एनर्जी लेवल की जानकारी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो स्टार से लाइट आ रही है हम उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो अब कंपोनेंट में तोड़ने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान है प्रिज्म। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम प्रिज्म का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। इसमें काफ़ी कम वॉल्यूम में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं और जब लाइट इन ऑब्स्टिकल से टकराती है तो वो डाइफ्रैक्ट होती है, स्कैटर होती है और हमको अलग अलग कंपोनेंट मिल जाते हैं। जैसे आपने डबल स्लिट का नाम सुना होगा जिससे इंटरफेरेंस होता है, तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी स्लिट होती हैं, लेकिन उन स्लिट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मैं किसी और वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये कैसी दिखती है और कैसे आप इससे इंटरफेरेंस कर सकते हो। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हमने स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया, उस स्टार से आने वाली लाइट को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो अब हम उस लाइट की स्टडी करेंगे। सपोज करो आपके पास कोई स्टार से लाइट आ रही है जो कि काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद है। इस स्टार को हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। दरअसल ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि इसमें पड़ने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर ब्लैक बॉडी की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि एक ऐसी बॉडी जो कि सारे रेडिएशन को इमिट करे, गामा रेस से लेकर माइक्रोवेव रीजन तक। तो किसी भी स्टार को हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। तो जब इससे आने वाली लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास कराते हैं या फिर एक ग्रेटिंग में से पास कराते हैं तो उस केस में हमको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। पर अब किसी स्टार से जो लाइट आती है उस लाइट का डायरेक्ट हमारी अर्थ तक आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। दरअसल जो स्टार लाइट इमिट करता है तो जो उस स्टार और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उसके बीच में कई सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे कोई डस्ट का क्लाउड आ सकता है, कोई गैसेस के क्लाउड आ सकते हैं। तो स्टार की लाइट इन क्लाउड्स में से पास होकर आती है। तो अब जब ये लाइट इन क्लाउड पर पड़ती है तो इन क्लाउड में जहाँ पर गैसेस का टेम्परेचर कम था तो इन गैसेस ने सन से आने वाले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने स्टार से आने वाले लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि उनका टेम्परेचर बढ़ गया और जो बचे हुए फोटॉन्स थे वो अर्थ तक आ गए। तो जब आप इस केस में स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन नज़र नहीं आएंगी, मतलब कि ये वाली एनर्जी मिसिंग है। और ये एनर्जी मिसिंग क्यों है? क्योंकि उस कोल्ड गैस के क्लाउड ने कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया
जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। इसलिए आपको इस स्पेक्ट्रम में कुछ एनर्जी मिसिंग दिख रही होगी और इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लेकिन अब जहाँ पर गैस क्लाउड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं तो फोटॉन्स को इमिट करते हैं। तो जब फोटोन प्रोड्यूस करते हैं तो उनसे आने वाली रोशनी हमको केवल उन फोटॉन्स के बारे में ही बताती है जो उसने इमिट किया है। तो इस बार गैस क्लाउड ने जो फोटोन इमिट किए तो इस केस में जो हमको स्पेक्ट्रम दिखेगा उसको हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी आपने 3 स्पेक्ट्रम के बारे में देखा, कंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये तीनों स्पेक्ट्रम हम अपनी लैब में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं जिसमें हमारे पास लाइट का एक कंटिन्यूअस सोर्स है। तो जब हम उस लाइट के कंटिन्यूअस सोर्स को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करेंगे तो हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। लेकिन सपोज कीजिए अब हमने इस कंटिन्यूअस सोर्स के सामने एक सैंपल रख दिया जिसके अंदर मान लो हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस हो या फिर कोई भी सैंपल रखा हुआ है जिसका हमको स्पेक्ट्रम देखना है। तो मान लीजिए उस सैंपल में हाइड्रोजन गैस रखी हुई है तो जब कंटिन्यूअस लाइट का वो सोर्स उस सैंपल से पास होगा तो हाइड्रोजन गैस कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमको स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन मिसिंग मिलेंगी, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब हम उस लाइट के सोर्स को हटा लेंगे या फिर बंद कर लेंगे, अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ चुके हैं तो लोअर स्टेट में जाने के लिए वो फोटॉन्स को इमिट करेंगे। और इन फोटॉन्स को जब हम स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको केवल कुछ लाइन्स ही मिलेंगी, पूरा स्पेक्ट्रम ब्लैक मिलेगा। इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेंगे और उसमें वही वाली लाइन मिलेंगी जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से मिसिंग थी। तो अभी हमने हाइड्रोजन की बात की, इसी तरह सैंपल को आप हीलियम गैस से रिप्लेस कर सकते हो, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हो, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम दिखाया, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एक एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। तो मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन होती है, अपनी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि सभी एलिमेंट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को पहचानना है तो आप उसको उसके स्पेक्ट्रा से पहचान सकते हो। तो अब जैसे मान लीजिए हम सन के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मल्टीपल्स लाइन होती हैं। अब मान लीजिए हम लैब में एक सोडियम लैंप जलाते हैं और उसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं और सन से आने वाले स्पेक्ट्रम और सोडियम लैंप से प्रोड्यूस होने वाले स्पेक्ट्रम को आपस में मिलाकर देखते हैं कि क्या सन से आने वाले स्पेक्ट्रम में सोडियम लाइन मौजूद है या नहीं। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन लाइन को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन लाइन को देखते हैं, आयरन लाइन को देखते हैं और बाकी के डिफरेंट एलिमेंट्स की लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो लाइन सन के स्पेक्ट्रम में मौजूद होती है तो हमको ये पता लग जाता है कि सन में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यूनिवर्स में जिस भी स्टार को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे आने वाला स्पेक्ट्रा हमें बता देता है कि उस स्टार में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। साथ ही साथ हम ये भी बता देते हैं कि वो स्टार हमारे पास आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है उसके रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व करके। साथ ही साथ इन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक सेपरेट ब्रांच भी है जिसको हम स्टार स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक काफ़ी इसेंशियल टूल है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी टाइप होते हैं जैसे कि NMR, IR, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी कई सारे। केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बात कर लेते हैं, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके मदद से आप ये बता पाते हो कि कोई पार्टिकुलर एटम कितने टाइप के हैं। जैसे कि हम 1H NMR का बात करते हैं, इसमें आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करते हैं। जैसे आप बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें 6 के 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो इसमें आपको एक सिग्नल मिलते हैं। वैसे ही बेंजीन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करके टोल्यून कर देते हैं तो इसमें 4 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं जिसके कारण आपको 4 सिग्नल मिलते हैं। इसी तरह से 13C NMR और भी बहुत सारे NMRs हैं जिसके मदद से आप लोग डाटा इकट्ठे करते हो। वहीं हम दूसरे तरफ चलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, तो ये आपके बॉन्ड लेंथ और कितने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं इसके बारे में आपको जानकारियाँ देता है। एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज होता है और वहीं पर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको कॉन्जुगेशंस बताता है
कि इसमें कितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, कितना कम कॉन्जुगेशन है। इसमें एक्चुअली हम लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो आपको गिवन सैंपल का मास कैलकुलेट करने में मदद करता है। वहीं पर हम आ जाते हैं मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैनी मोर में स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे डाटा को हमें बताते हैं। तो गाइज़, ये सब था आज की वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।